आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड सल्फेट कार्बोनेट्स। हाइड्रोक्साइड सल्फेट और कार्बोनेट ग्रुप 2 की हम इसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। इसमें जो लॉजिकली बात है कि हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और सल्फेट और कार्बोनेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो ग्रुप 2 की डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इस पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म देखते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है। लेटेस्ट एनर्जी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फ्रॉम इस कंस्टिट्यूट इन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जब एक मोल कंपाउंड हमारे पास बनता है, दो उसके जो आयन होते हैं गैसेस आयन से, उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। सिमिलरली इसको आप उल्टा भी कर सकते हो कि जब एक मोल कंपाउंड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं उस दौरान जितने एनर्जी उसको रिक्वायर होती है ऑब्जर्व करके उसके जो कंस्टिट्यूट आयन बन जाए उसको भी हम लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। यानी एक मोल कंपाउंड की फार्मेशन और एक मोल कंपाउंड की ब्रेकिंग से जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसको हम लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। अब ये लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड करती है दो एटम के दरमियान डिस्टेंस के ऊपर। दो चार्जेस होंगे, टू चार्जेस के लिए हम कूलम लॉ का हमें पता है। कूलम लॉ का हमें कहते हैं कि दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दो चार्जेस के दरमियान जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है उतने उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है, और जितना उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा होता है उतने उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है। तो जितना साइज़ हमारे पास इंक्रीज़ होता जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होती है और लेटेस्ट एनर्जी भी उसके साथ डिक्रीज़ होती है। इसके बाद हमें पता है कि लेटेस्ट एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी जितनी लेटेस्ट एनर्जी अगर इंक्रीज़ होती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, और लेटेस्ट एनर्जी अगर डिक्रीज़ होती है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़, और लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीज़ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। लेटेस्ट एनर्जी के साथ हम एक दूसरा टर्म भी यहाँ पर पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी की में, हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है। हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब हीट, द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस आयन इज कंप्लीटली हाइड्रेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जब वाटर मॉलिक्यूल किसी भी जो आयन कंस्टिट्यूट आयन बन जाते हैं, जैसे हम उसको वाटर के अंदर डाल लेते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल उस जो आयन को कम्प्लीटली अपने अंदर हाइड्रेट कर लेते हैं। उस दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन इंथैल्पी होते हैं। और ये जो हाइड्रेशन इंथैल्पी डिपेंड करती है, यानी स्मॉलर आयन, छोटा आयन होगा हमारे पास, जितना आयन छोटा होगा कोई भी आयन जितना ज़्यादा उसका जो साइज जितना कम होता जाता है उतनी हाइड्रेशन इंथैल्पी उसकी ज़्यादा होती जाती है। यानी छोटा आयन है उसको ज़्यादा वाटर का मॉलिक्यूल इजीली सराउंड करके उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़ा मॉलिक्यूल। यानी छोटा मॉलिक्यूल है और एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो छोटे मॉलिक्यूल को वाटर के मॉलिक्यूल आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है। अब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है जैसे हाइड्रेशन इंथैल्पी हमारे पास इंक्रीज़ होती है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोक्साइड के केस में लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होती है सल्फेट और कार्बोनेट के, यानी डिफरेंट केसेस देखेंगे कि हाइड्रोक्साइड के केस में कैसे होते हैं और सल्फेट और कार्बोनेट के केस में कैसे होता है। अब देखना, हाइड्रोक्साइड के केस में जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज ऑफ कैंटाइन इंक्रीज़ होते हैं। अब साइज़ बड़ा हो गया तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं वो भी इंक्रीज़ होता जाते हैं, और जैसे डिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया तो लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। हमें पता है कि लेटेस्ट एनर्जी सॉल्युबिलिटी का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती जाती है। अब देखना, साइज़ बड़ा हो गया, डिस्टेंस दोनों के दरमियान इंक्रीज़ हो गया, डिस्टेंस इंक्रीज साइज़ लार्ज, तो लेटेस्ट एनर्जी कम सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। लेकिन हमने कहा था कि सॉल्युबिलिटी के केस में हमने दोनों फैक्टर को देखना है, हाइड्रेशन इंथैल्पी और लेटेस्ट एनर्जी दोनों को। अब जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ का मैंने कहा था कि हाइड्रेशन एनर्जी का ताल्लुक जो है ना वो साइज़ के साथ है। जितना साइज़ बढ़ता जाता है उतनी हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास कम होती जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी का सॉल्युबिलिटी के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप। अब देखना, ये दो बात इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रेशन इंथैल्पी आल्सो डिक्रीज। जैसे नीचे की तरफ हम आते जाते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है और हाइड्रेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज़ होती है। अब लेटेस्ट एनर्जी का तो हमें पता है कि लेटेस्ट एनर्जी जो है ना वो सॉल्युबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन इसके साथ ये जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है इसका तो डायरेक्टली रिलेशनशिप है सॉल्युबिलिटी के साथ। तो अब क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी भी डिक्रीज़ हो रही है और हाइड्रेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन हमने कहा है कि लेटेस्ट एनर्जी डाउन द ग्रुप उसका स्मॉल, जिसका जो साइज़ होता है हाइड्रोक्साइड का जो साइज़ होता है वो चूँकि स्मॉल होता है, तो लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास स्क्वायर टाइम डिक्रीज़ होती है
स्क्वायर टाइम डिक्रीज होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन इंथैल्पी। और हमने एक रूल पढ़ना है कि अगर लेटेस्ट एनर्जी ग्रेटर देन होगी हाइड्रेशन इंथैल्पी से, तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो सॉल्युबल होगा। ये बात याद रखना कि लेटेस्ट एनर्जी, और अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी से लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है तो वो सॉल्युबल होगा। तो हाइड्रोक्साइड के केस में लेटेस्ट एनर्जी स्क्वायर टाइम डिक्रीज होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन इंथैल्पी। इसलिए हाइड्रोक्साइड के केस में जब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन लेटेस्ट एनर्जी, और लेटेस्ट एनर्जी स्क्वायर टाइम डिक्रीज होते हैं। जबकि हम देखते हैं सल्फेट के केस में, सल्फेट और कार्बोनेट के केस में सेम ही केस होगा। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज होते हैं। साइज इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। लेकिन साथ में यहाँ पर देखना जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे कि तो हाइड्रेशन इंथैल्पी भी इसी तरह डिक्रीज होती है, क्योंकि हाइड्रेशन इंथैल्पी का भी डिपेंड है साइज के साथ। तो साइज इंक्रीज होते हैं नीचे की तरफ, तो इसी के साथ हमारे पास हाइड्रेशन इंथैल्पी भी डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर देखना चूंकि सल्फेट का साइज बहुत लार्ज है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में जो सल्फेट और कार्बोनेट का साइज़ है ये बहुत ज़्यादा लार्ज है। लार्ज होने की वजह से इनकी जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है उससे ज़्यादा डिक्रीज़ होती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा डिक्रीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू लेटेस्ट एनर्जी। यहाँ पर हाइड्रेशन इंथैल्पी गालिब आ जाती है और यहाँ पर लेटेस्ट एनर्जी। अगर लेटेस्ट एनर्जी हाइड्रेशन इंथैल्पी से ज़्यादा आ गई तो वो सॉल्युबल होगा, अगर लेटेस्ट एनर्जी हाइड्रेशन इंथैल्पी से कम आ गई तो वो इनसॉल्युबल होगा। और दूसरी जो बात है ये सॉल्युबिलिटी का ताल्लुक साइज मिसमैचिंग के साथ है। अब केटाइन और एनाइन के साइज में चूंकि इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर अगर हम देखें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांशियम, उनका साइज़ और हाइड्रोक्साइड के साइज़ में इतना साइज़ मिसमैचिंग नहीं आते जितने सल्फेट और ग्रुप 2 के साइज़ में। साइज़ मिसमैचिंग भी सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ हाइड्रेशन इंथैल्पी और लेटेस्ट एनर्जी दोनों का मेनली इफेक्ट होता है किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।